वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, मिल्टन फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी क्रिटिसिज्म। पिछली वीडियो में हमने बात करे थे डिमांड के इक्वेशन, डिमांड ऑफ मनी के इक्वेशन फ्राइडमैन के द्वारा। उससे पहले हमने बात करी डिटर्मिनेंट्स और फ्राइडमैन की डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस जो मिल्टन ने, फ्राइडमैन ने जो थ्योरी दी है डिमांड फॉर मनी, उससे क्या क्या कमी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि एक तरीके से अगर क्रिटिसिज्म में मेजर पॉइंट देखा जाए तो इन्होंने मनी की डेफिनेशन को बहुत बड़े लेवल पे ले गई है। इन्होंने डिमांड फॉर मनी की बात करने की, इन्होंने जो डिमांड फॉर मनी है उसके बारे में इन्होंने बात रखी थी, लेकिन डिमांड फॉर मनी के साथ साथ इन्होंने मनी की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे ब्रॉड फॉर्म में दी है। तो एक तरीके से कमी है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के बारे में बात करना है कि मनी का कैसे यूज़ हो सके या मनी किस तरीके से क्रिएट करके अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन मनी के ऊपर फोकस करा है। तो ये एक तरीके का इनका क्रिटिसिज्म है कि डिमांड फॉर मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देख के मनी को इम्पोर्टेंस देना, ये इनका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म माना गया है। फ्राइडमैन इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स M1 and time deposit with commercial bank M2 in his definition of money. His broad definition suggests the interest elasticity of the demand for money is negligible. अभी इसमें एक तरफ इन्होंने डिमांड फॉर मनी के ऊपर बात करी है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने मनी के ऊपर फोकस करके जो डिमांड फॉर मनी है उसको नेग्लिजिबल यानी कि इग्नोर करा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है और मनी के ऊपर यहाँ पे फोकस ज़्यादा दिया है। तो इस कारण से ये जो डिमांड है उसके ऊपर इनका जो फोकस है वो डाइवर्ट हुआ है। तो एक ये इन्होंने सबसे बड़ी इनकी जो डेफिनेशन है उनमें एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म या पिटफॉल माना जाता है। For example, if the rate of interest on time deposit increases, the demand for time deposit M2 will rise, but the demand for currency and demand deposit M1 will follow. अब जैसे ब्रॉड डेफिनेशन में हमने देखा कि M1 की बात करी इन्होंने और M2 की बात करी है, यानी कि मनी 1 और मनी 2 की बात करी है। M1 के साथ साथ टाइम कैश डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ये आते हैं, और M2 में M1 डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के आता है। अब इन्होंने M2 की डिमांड अगर एक तरफ इन्होंने बढ़ने को कहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पे M2 की डिमांड बढ़ने से M1 की डिमांड कम हो जाएगी, या फिर क्योंकि M2 में अगर लोग डिपॉजिट ज़्यादा कराएंगे तो M1 की डिमांड ऑब्वियसली अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि M1 की डिमांड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरफ तो इंक्रीज़ हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे फ्राइडमैन ने देखा नहीं है, इग्नोर करा है, और ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है इनकी थ्योरी में कि इन्होंने मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा करा है। इस कारण से इन्होंने डिमांड के ऊपर ध्यान ना देकर M1 और M2 के अंदर ही एक चीज़ को इंक्रीज़ बता दिया, तो दूसरी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज़ बता दिया है। तो एक तरीके से डिमांड को लेकर नहीं चले साथ में मनी के साथ साथ, प्रॉपरली मनी के ऊपर ही इन्होंने फोकस करा है। मनी नॉट अ लग्जरी गुड, सेकेंड पॉइंट। Friedman treated money as a commodity. Most probably money in his theory was treated luxurious commodity, as included time deposit in the definition of money. He included time deposit a notion of money because he observed that in the United States there was a higher money supply than income. Second, इन्होंने मनी को लग्जरी गुड के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करा है। अगर डिमांड फॉर मनी देखा जाए तो लग्जरी गुड मनी प्रॉपर्ली नहीं है, क्योंकि मनी के द्वारा हम नॉर्मल गुड्स भी खरीदते हैं। मनी किसी भी क्लास को डिवाइड नहीं करता है। मनी पुअर सेक्शन के लिए भी यूज़फुल है, रिच सेक्शन के लिए भी यूज़फुल है, और इन्होंने मनी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है, इसलिए मनी को इन्होंने लग्जरी गुड बता दिया है कि टाइम डिपॉजिट के साथ साथ इन्होंने मनी को लग्जरी कमोडिटी के नाम से जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी कमी है
तो मनी के साथ इन्होंने टाइम डिपॉजिट की भी डेफिनेशन इंक्लूड करी है। और अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑब्जर्वेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रिंसिपल है मनी के ऊपर कि हायर मनी सप्लाई देन इनकम, उस नोशन को लिया है इन्होंने, पूरे यूनिवर्सल फिनोमिना को नहीं लिया। तो एक तरीके से यहाँ पे मनी को लग्जरी गुड माना है और यूनिवर्सल फिनोमिना ना मानकर एक ही कंट्री के बेसिस पे इन्होंने अपना जजमेंट दिया। तो ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म है मनी का कि मनी एक्चुअली में लग्जरी गुड नहीं है, मनी एक्चुअली में लग्जरी कमोडिटी नहीं है, जैसा कि फ्राइडमैन ने कहा है। सो मनी इज़ नॉट अ लग्जरी गुड। फ्राइडमैन ने ट्रीट करा इसको कमोडिटी, लेकिन एक लग्जरी गुड के अंदर माना है कि मनी एक हायर मनी सप्लाई तभी हो पाएगी जब हायर आप है ना एक तरीके से इनकम क्रिएट करोगे। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, मनी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी है डिमांड फॉर मनी के कंपैरिजन में। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू वेल्थ वेरिएबल्स, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म माना गया कि जो वेल्थ में चेंजेस आते हैं, यहाँ डिमांड की बात करी गई है इनकी थ्योरी में, लेकिन वेल्थ में चेंजेस आते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी है। इन फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी फंक्शन वेल्थ वेरिएबल आर डिजायरेबल टू इनकम। इन दिस केस द साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम वेरिएबल्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम इकोनॉमिस्ट। इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, वेरिएबल्स के बारे, कि वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ में चेंजेस क्यों क्यों आते हैं, वेल्थ कब इंक्रीज़ होता है, वेल्थ कब डिक्रीज़ होता है स्टॉक मार्केट में या अदर मार्केट में, और वेल्थ के चेंजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। तो एक तरीके से डिमांड फॉर मनी यहाँ पे हाइड सा हो गया है। डिमांड फॉर मनी जो इनकी बात है वो एक तरीके से हाइड हो गई, यानी इनकम के ऊपर जो इनकम की जो डिमांड होनी चाहिए, जैसे नीड एंड वांट पूरी होती है, उसके ऊपर फोकस इनका हट के किसके ऊपर चला गया, वेल्थ के वेरिएबल्स, मतलब मनी में चेंजेस जो आ रहा है। तो इसके बारे में भी इन्होंने एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी है इनकी थ्योरी के अंदर। फोर्थ पॉइंट है मच इंपॉर्टेंस टू डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। डिमांड फॉर मनी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी थ्योरी में बताया। मनी की डिमांड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट, और उसके द्वारा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि अगर मनी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी अनस्टेबल हो जाएगी, जिससे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये चीज़ें भी इन्होंने इसके ऊपर इन्होंने गौर नहीं करा है। Friedman described the supply of money is to be unstable as it is determined and changed by monetary authorities, but a money supply consists of bank deposits created by the bank lending. Bank lending is determined by bank reserve, which expand in contract with deposit and withdrawal of currency by non-bank financial intermediaries, borrowings by commercial bank, and inflows and outflows of money from abroad. अब इन्होंने फ्राइडमैन ने मनी की जो सप्लाई है वो किसके ऊपर बात करी है, मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अनदर कंट्री में सेंट्रल बैंक है, वो मनी की सप्लाई करता है, मनी की सप्लाई को चेंज करता है। तो इन्होंने भी इसी चीज़ को ये कहा है कि मनी की सप्लाई और को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में मॉनेटरी अथॉरिटी का, यानी कि सेंट्रल बैंक का, या जो जुड़ी हुई है मनी सप्लाई में उनका रोल है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो बैंक के अंदर जो डिपॉजिट आता है और बैंक के अंदर जो डिपॉजिट आते हैं या जो विड्रॉल होते हैं या लोन सैंक्शन करे जाते हैं, उनसे मनी की सप्लाई अफेक्ट होती है। बैंक के जो रिजर्व होते हैं और जो NBFC के द्वारा यूज़ करा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा मनी दिया जाता है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा बोरिंग करा जाता है, बाहर से पैसा आया इनफ्लो और बाहर पैसा गया आउटफ्लो, दोनों के कारण मनी की जो सप्लाई है वो चेंज होती है। तो इन्होंने डिमांड के ऊपर बात करी है, लेकिन साथ ही साथ मॉनेटरी अथॉरिटी को भी इंक्लूड करा है कि सप्लाई में मॉनेटरी अथॉरिटी अफेक्ट करती है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बैंक के डिपॉजिट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया नहीं है अपने थ्योरी के अंदर, कि डिटेल में बात नहीं करी है कि डिमांड फॉर मनी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा बात करी है, लेकिन अदर चीज़ है सप्लाई के ऊपर इन्होंने बात नहीं करी। सप्लाई में सिर्फ इन्होंने मॉनेटरी अथॉरिटी के ऊपर फोकस करा है कि मॉनेटरी अथॉरिटी हमारी कंट्री में सप्लाई करती है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मॉनेटरी अथॉरिटी के अलावा इन का भी रोल रहता है, जो हमने बात करी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉमर्शियल बैंकिंग के बोरोज, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो परचेज एंड सेल्स बाय सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक के द्वारा जो परचेज सेल होता है उनके द्वारा भी यहाँ पे मनी अफेक्ट होता है। तो फ्राइडमैन ने एक फैक्टर माना है जो
ये है कि मनी सप्लाई से मॉनेटरी अथॉरिटी है और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा, लेकिन सिर्फ डिमांड पे फोकस ज़्यादा करा है। तो सप्लाई के ऊपर भी अगर फोकस करते हैं तो ये थ्योरी और एक्सपेंड होकर अच्छी बन सकती थी। इस चीज़ को कई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने ये इनकी कमी है कि मच इम्पोर्टेंस टू डिमांड के ऊपर बात करिए, सप्लाई पे कम बात करिए। सप्लाई के जो इंटरनल फैक्टर है उसको दिखानी है करेंसी के। सो बट फ्राइडमैन जस्ट कंसिडर सप्लाई मनी एज एन एक्सोजीनियस फैक्टर विच इज़ अनरीजनेबल फैक्टर दिया है सप्लाई एक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी है। टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं करा, डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर। इन्होंने मनी के डिमांड की बात करी है, लेकिन डिमांड कितने टाइम में, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस नहीं करा है। तो इस वीडियो में हमने बात करी क्रिटिसिज्म ऑफ फ्राइडमैन एज डिमांड फॉर मनी। फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी का क्रिटिसिज्म क्या है, इसके ऊपर आज हमने डिस्कस करा है।